नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है संख्या का प्रकार, काइंड ऑफ नंबर। यहां से हर परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को संख्या के सभी प्रकार को बताएंगे, जैसे कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सभी प्रकार की संख्याओं को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो कमर कस के तैयार हो जाइए। आज का यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और क्वेश्चन में 2 नंबर तो यहां से आता ही आता है। तो चलिए चलते हैं अपने काइंड ऑफ नंबर की ओर, संख्या के प्रकार की ओर। देखिए, संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहेंगे, है ना। इसी प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। इसी प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहा जाता है। एक बार आपका टेट की परीक्षा में आया था, हिंदू अरबिक संख्या किसे कहते हैं? हिंदू अरबिक संख्या, है ना, हिंदू अरबी संख्या, अरबी, हिंदू अरबी संख्या, हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं? तो हिंदू अरबी संख्या ही प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। और आप भी जानते होंगे गिनती की शुरुआत होती है कहां से? 1 से, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्याओं को कहते हैं, है ना। इसमें प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत कह सकते हो, है ना, अनंत कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो इतनी बात आपको याद रखना है प्राकृतिक संख्या से। अब चलते हैं अगली संख्या की ओर, जो है पूर्ण संख्या। देखिए, अगली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? अनंत तक। केवल धन में ही बढ़ेगा, ये भी केवल धनात्मक ही होता है ना। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गया। और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। दोस्तों देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। इसमें भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 काउंटेबल होता है, लेकिन ये शून्य काउंटेबल नहीं होता है, ये महसूस किया जाता है ना। एक बार परीक्षा में आया कि निम्न में से कौन सी संख्या को महसूस किया जाता है? तो 0 को महसूस किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर एक रूम हो और उस रूम में कोई ना हो और मैं आपको भेज दूं, कह दूं कि जाओ गिन करके आओ कि उस रूम में कितने लोग हैं, तो आप जाओगे तो वहां पर आपको गिनना नहीं पड़ेगा। आप वहां पर कोई आदमी रहेगा ही नहीं तो गिनना ही नहीं पड़ेगा। यानी वहां पर आप महसूस करोगे और महसूस करके आओगे तो हमसे बोलोगे कितना? 0। क्या बोलोगे? 0। अगर एक आदमी होता तो आप गिन लेते 1 था, 2 आदमी होता तो आप गिन लेते 2 आदमी हैं। लेकिन जब वहां पर कोई है ही नहीं तो वहां पर आप महसूस करके आओगे। तो कौन सा अंक महसूस किया जाता है? तो वह होता है तुम्हारा 0। चलते हैं अब अपने अगले संख्या की ओर। देखिए, अगली जो संख्या है वो तुम्हारा है पूर्णांक। वो क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा दोस्तों ऐसे ही होता है ना। आपका एक जगह 0 होता है, उसी 0 से आप दाएं साइड में जाओगे तो ये सब आपका धनात्मक मिलेगा, है ना। ये सब आपका धनात्मक मिलेगा। कहां तक? अनंत तक। ये सब धन में
है ना, 1 2 3 4 5 धन में, और 0 से आप बाएं साइड में जाओगे तो इधर -1 -2 -3 -4 है ना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। अब दोस्तों यहां से कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, प्राकृतिक संख्या केवल धनात्मक होती है ना, यानी 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनकी शुरुआत 0 से होता है और धनात्मक में अनंत तक जाता है। लेकिन जो पूर्णांक होता है ना, वो क्या होता है कि धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से कौन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक जो होता है वो होता है तुम्हारा पूर्णांक। अब इस पूर्णांक में जो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये जो ऋणात्मक दिख रही हैं यहां से यहां, ये सब ऋणात्मक अनंत तक जाएंगे। तो इन ऋणात्मक संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सम विषम, है ना। ऋणात्मक सम संख्याएं, ऋणात्मक विषम संख्याएं, ये क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक सम संख्याएं, है ना, ऋणात्मक सम संख्या और ऋणात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या। और ये जो धन में दिख रहा है ना, ये धन में 1 से शुरुआत होकर के अनंत तक गया है, तो ये धनात्मक सम संख्या और धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक सम संख्या, है ना, और धनात्मक विषम संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सम संख्या और विषम संख्या होती है वो पूर्णांक के भेद हैं। वो क्या है, पूर्णांक के ही क्या है, भेद हैं। तो यहाँ पर आप इतना जानते रहिए कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, तो सम संख्याएं और विषम संख्याएं ये दोनों भी धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। अब यहाँ पर 0 देखिए, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इस 0 के बारे में जानते रहिए। 0 क्या है, अभी यहाँ पर आपको हमने बताया 0 क्या है, महसूस किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लो, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, मैं लिखूंगा नहीं, ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। चलते हैं अपने अगले संख्या की ओर। देखिए, ये हमारी अगली संख्या है, सम संख्या विषम संख्या। यहां से 2-3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, जरा उसको समझना। अभी तो हमने बताया ही आप लोगों को, धनात्मक भी सम संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं, और विषम संख्याओं में धनात्मक विषम संख्या भी होती है और ऋणात्मक विषम संख्या भी होती है। अब देखिए, धनात्मक सम संख्याओं में ये सबसे छोटा है ना, धनात्मक सम संख्या में ये क्या है, सबसे छोटा है। लेकिन ऋणात्मक सम संख्या में ये सबसे बड़ा है ना दोस्तों। धनात्मक सम संख्या, अगर हम आपसे पूछें या फिर एग्जाम में ही आपसे आ जाए कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या बताओ, तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तुम्हारा 2 है। सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या -2 है। दोस्तों एक चीज मुझको ये बताओ, आपने 2 रुपया कर्ज लिया है बैंक से और किसी ने 10 रुपया बैंक से कर्जा लिया है, तो सबसे ज्यादा ऋणी कौन है, यानी दोनों में धनवान कौन है। आप भी 2 रुपया कर्ज लिए हो, ये भी 10 रुपया कर्ज लिया है, लेकिन इन दोनों में अमीर कौन है, इन दोनों में अमीर कौन रहेगा, ये 2 रहेगा, -2 रहेगा, क्योंकि ये 2 रुपया ही कर्जा लिया है इसलिए ये अमीर है। ये ज्यादा कर्जा ले लिया, ये इसका मतलब बहुत गरीब है, तो ये अमीर है, यानी सबसे बड़ा यही है। अब उसी तरह से ये विषम संख्याओं में, धनात्मक विषम संख्या में सबसे छोटा धनात्मक विषम संख्या है, और ये सबसे बड़ा ये क्या है, ऋणात्मक विषम संख्या है। ये सबसे बड़ा ऋणात्मक सम संख्या है। तो इनको पूछा जाता है, और ये क्या है, सबसे छोटा धनात्मक
विषम संख्या, सबसे छोटा धनात्मक विषम संख्या। आशा है कि ये जो 4 पॉइंट हैं इनको आप समझ गए होंगे, है ना। अगले संख्या की ओर चलते हैं। अब दोस्तों अगले संख्या की ओर चलने से पहले एक पॉइंट और देखना है। देखिए हमारे पास कोई सम संख्या होती है और उस सम में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्राप्त हो जाएगा, है ना, यानी सम संख्या मिल जाएगी। अगर हमारे पास कोई विषम संख्या है, हमारे पास कोई विषम संख्या है, उसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा, वो विषम मिल जाएगा। तो अगर सम में 2 जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, विषम में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, हमारे पास एक सम संख्या है 10, उसमें हमने 2 जोड़ दिया तो 10 2 12। देखिए ये सम है ना, सम में हमने 2 जोड़ दिया तो क्या मिल गया, सम मिल गया। वैसे ही हमारे पास 13 है, इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 15। देखिए ये था विषम, विषम में हमने 2 जोड़ा तो क्या मिल गया, विषम संख्या मिल गई। चलते हैं अपने अगले संख्या की ओर। देखिए साथियों, अगली संख्या हमारी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो उस संख्या को 1 काटेगा और फिर वह संख्या स्वयं से कटेगी, वह संख्या स्वयं से कटेगी, यानी 2 संख्याएं उसको काट सकती हैं, है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे उनको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर देख लेते हैं 11 अगर ले लेते हैं तो 11 क्या है, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो दोनों गुणनखंड कौन से होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं, है ना। अब इस अभाज्य संख्या से और सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्या क्या बनता है चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, कुल, है ना, 1 से लेकर 100 तक। देखिए दोस्तों, कुल की बात ना करें, 1 से लेकर 100 तक, 1 से कहां तक, 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। अब देखिए 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप गिन सकते हो 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो उसमें तो आपका एक होगा 2, है ना, और फिर होगा 3, फिर होगा 5 7, है ना, 11 13 17 19, है ना, उसके बाद 23, है ना, 23, उसके बाद कितना होगा, 29 होगा, उसके बाद 31 होगा, 31 के बाद 37 होगा, और 37 के बाद 41 होगा, है ना, 37 के बाद 41, 41 के बाद तुम्हारा 43, है ना, और एक होगा 47, है ना। तो देखो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेकर के 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी, 15 अभाज्य संख्याएं। अब फिर देखें 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है ना। 10 अभाज्य संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। वो कौन कौन सी हैं, अगर मैं उनको काउंट करूं तो देखिए 53 होगा, है ना, उसके बाद तुम्हारा 57 होगा, उसके बाद 59 होगा, 61 होगा, है ना, 67 होगा, 71 होगा, 79, है ना, और इसके बाद 83 भी होगा ना, 83 होगा, 87 होगा, 97 होगा, है ना। अब देखिए हो गया होगा 10, है ना। 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
कहा जाएगा 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 बोलोगे, है ना। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 होती हैं। और 50 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 होती हैं। अब इन दोनों को जोड़ लो, है ना। 1 से लेकर 50 तक, 50 से लेकर 100 तक, दोनों को जोड़ लो तो 15 10 कुल कितना 25 अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से लेकर 100 तक। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक अंकीय कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंकीय अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप गिन सकते हो, जुबान पर है आपके, है ना। 2 3 5 7, यही 4 संख्याएं ऐसी हैं जो एक अंकीय हैं। अब दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन यहां से ये आता है, अगर आपसे ये पूछा जाए इकलौती, है ना, इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इकलौती देखिए ये सम भी है और अभाज्य भी होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या है, 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इकलौती सम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो भी 2 है। लेकिन जब आपसे पूछ लेगा, है ना, कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या कह देगा तो सबसे छोटा विषम में ये है ना। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर के आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। सारा का सारा पॉइंट मैं नहीं लिख सकता, वैसे तो मैं लिखने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो यहां से अभाज्य संख्या से इन दोनों पॉइंट को याद रखना। इकलौती सम अभाज्य संख्या 2 है ना, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये कौन है, 2 है। तो ये हो गया अभाज्य संख्या से। अब चलते हैं अपने भाज्य संख्या की ओर। ये देखिए अगली संख्या आपकी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब यहाँ पर एक संख्या हम ले लेते हैं 8। 8 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। कैसे, देखिए 8 को 1 भी काट सकता है, 8 को 2 भी काट सकता है, और 8 को 4 भी काट सकता है, और 8 स्वयं 8 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 8 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये क्या है, ये आपका भाज्य संख्या हो गया, है ना। और वहीं पर आपने अभाज्य संख्या में क्या देखा था, अभाज्य संख्या जैसे था 11, तो 11 के केवल और केवल 11 के केवल और केवल कितने 2 गुणनखंड थे, एक था 1 और दूसरा था वह संख्या स्वयं, यानी 11 स्वयं है। तो अभाज्य होने के लिए केवल 2 गुणनखंड चाहिए, उससे ना कम ना ज्यादा। और अब देखिए यहीं पर 1 को देख लेते हैं। 1 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है ना। 1 को केवल एक ही डिवाइड कर सकता है, यानी इसका जो गुणनखंड है ना तो 2 है और ना ही 2 से ज्यादा है, इसीलिए 1 को ना भाज्य कहेंगे, ना ही ये भाज्य है, ना ही अभाज्य है। तो 1 जो होता है इसको ना तो भाज्य कहेंगे ना ही अभाज्य कहेंगे। अब देखिए यहां पर भाज्य संख्या में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है तुम्हारा 4, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों क्या है, 4 है। अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है ना। और ये क्या है, ये 2 अभाज्य तो है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है ना। और अब जो 4 आता है ये क्या हो जाता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाता है। तो 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब चलते हैं अपने
अगली संख्या की ओर, जिसका नाम है सहअभाज्य संख्या। देखिए साथियों, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक होता है उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो ऐसी दो संख्या जिनका हम मासा केवल एक पाते हैं उसको हम सहअभाज्य कहेंगे। तो देखिए, अगर मैं 4 ले लूं, 5 ले लूं, तो इनमें कॉमन क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यह क्या है? यह सहअभाज्य संख्या है। यह सहअभाज्य संख्या है ना। लगातार देखिए, लगातार जो संख्या होती है वह भी सहअभाज्य हो गई। अगर हम दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 11 और 13 ले लिया, है ना, दो अभाज्य संख्या ले लिया, तो ये भी क्या होता है? सहअभाज्य। इनका देखो मासा निकालोगे तो कितना आएगा? 11 और 13 में एक कॉमन मिलेगा, है ना, यानी इनको कोई नहीं काट सकता। तो यहाँ पर मासा कितना आएगा? 1 आएगा। कोई ऐसी संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं है। तो मासा यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ भी मासा कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ भी मासा कितना आएगा? 1 आएगा। एक स्वयं के साथ भी एक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सी संख्या स्वयं के साथ भी सहअभाज्य होती है? तो एक जो होता है वह स्वयं के साथ क्या होता है? सहअभाज्य होता है। तो ये एक जो है, इसका, इन दोनों का मासा लोगे तो इनका भी मासा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इतना जानते रहना, एक ऐसी संख्या है जो स्वयं के साथ भी क्या होती है? सहअभाज्य होती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य क्या होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा कितना हो? 1 हो, अर्थात दोनों में कॉमन क्या मिले? 1 मिले, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना मिले, ऐसे जोड़े को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। चलते हैं अगले संख्या की ओर। देखिए, अगली संख्या हमारी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, और q का मान 0 ना हो। q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 ना हो, और p और q दोनों ही क्या हो? p और q दोनों ही क्या हो? पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और अभी आपने देखा है पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, है ना, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, है ना, और वह संख्या धन में भी हो, ऋण में भी हो, है ना। देखिए, पूर्णांक का मतलब हो गया क्या? ऐसी संख्या जो धन में भी चलती हो, ऋण में भी चलती हो, है ना। तो अभी आपको बताया गया था कि ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उनको हम कहते हैं पूर्णांक। वो धन में भी होती हैं, ऋण में भी होती हैं। तो यहां पर हमने अगर एक संख्या लिख दिया 5, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूं यहां पर -3, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है। और ये जो माइनस है ना, तो पूर्णांक कहा है ना कि p और q दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, होना चाहिए। तो ये आपका माइनस में है तब भी पूर्णांक है, और ये नीचे धन में है तब भी पूर्णांक है। अतः यहाँ पर ये p/q का रूप है, दोनों ही क्या है? पूर्णांक है ना। अब यहीं पर हम ऐसे कह दें 3/-5, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है ना, क्योंकि ये पूर्णांक है ना। अब शून्य को देखिए, शून्य क्या है? शून्य भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, जबकि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। देखो, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अंश में 0 हो सकता है, तो अंश में 0 है लेकिन हर में 0 नहीं है। कहीं भी देखिए हर में 0 नहीं होगा। अगर जिस दिन हर में 0 हो जाएगा, जैसे मैंने कह दिया 5/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q का मान क्या है? q का मान 0 कहा है, नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हो गया, तो इसलिए ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहीं पर 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, 5/2 ये भी परिमेय संख्या है, -2 ये भी परिमेय संख्या है ना, धन 5 ये भी परिमेय संख्या है, 0 ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। चलते हैं, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे?
तो परिमेय संख्या का जो परिभाषा है उसी के एकदम विपरीत। अपरिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है ना। और अपरिमेय संख्या में p और q जब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है ना, जब इस p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती तो इसका मतलब p और q का मान पूर्णांक भी नहीं होना चाहिए, q का मान है ना 0 भी। तो कहने का मतलब जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वही क्या है, अपरिमेय। अब देखिए अपरिमेय में आपने फिजिक्स में बहुत सारे चिन्ह पढ़े होंगे जिनको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे आपने गणित में पाई को देखा होगा, पाई को हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का मान अगर रख दोगे 22/7 ना, 22/7 रख दोगे तो ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन जब परिमेय 22/7 लिखोगे तो परिमेय कहलाएगा, लेकिन जब पाई लिखोगे तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जैसे आप ये कैपिटल जी का मान है ना, ये भी अपरिमेय है। स्मॉल जी का मान ये भी अपरिमेय है। और एप्सिलॉन 0 ये भी क्या है, अपरिमेय है। इसके साथ साथ इनके अलावा आपका वो संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है ना, या फोर्थ रूट आपका निकाला जाए तो वह पूर्णांक में ना आता हो, है ना। जैसे 2 का हमको वर्गमूल निकालना हो तो 2 का वर्गमूल जो आएगा ये पूर्णांक में नहीं आएगा, ये अनंत तक जाएगा, है ना। इसका वर्गमूल निकालते जाओ अनंत तक जाएगा, है ना। इसलिए ये क्या होगा, और अनंत में जाएगा, साथ ही साथ वो एक सर्किल नहीं बनाएगा, है ना। देखिए दोस्तों ऐसे होता है ना, 1.32 फिर 3 2 ऐसी संख्या जिनको हम दशमलव में बदलें तो ये एक चक्र बनाता हो और ये कहाँ तक जाता हो, अनंत तक जाता हो, तब तो ये क्या है, परिमेय है। तब यह क्या है, परिमेय है ना। तब यह क्या है, परिमेय है। जैसे इनमें आप अगर डिवाइड करोगे, ये 3/2 को डिवाइड करोगे तो इस तरह से ये चक्र बनाएगा। लेकिन जब हमने इस कोई संख्या था उसको हमने दशमलव में बदला तो 1.2 1 4 5 2 7 9 2 8 4 इस तरह से आ रहा है, यानी कोई भी चक्र नहीं चल रहा है। देखो 2 के बाद 1 आया, है ना, फिर यहाँ 2 तो आया लेकिन फिर 1 नहीं आया, फिर 2 आया फिर 1 नहीं आया। तो कहने का मतलब इसका अंडर रूट जब निकालोगे ना तो आपका इसी फॉर्म में आएगा, यहाँ पर चक्र नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर 3 2 3 2 3 2 का चक्र बन रहा है। जब चक्र बन गया तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जब चक्र नहीं बना तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो वो ऐसे ही आएगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। वैसे ही तुम्हारा क्यूब रूट 2 लिख दिया जाए ये भी वही दशा प्रदर्शित करेगा। अंडर रूट 7 लिख दिया जाए ये भी, है ना। क्यूब रूट 5 रख दिया जाए तो ये भी। अर्थात ऐसी अंडर रूट में संख्याएं जो अभाज्य हों, है ना, जो क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, ऐसे 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 इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, यानी स्क्वायर रूट पूर्णांक में नहीं आता है, उन्हीं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। कुल मिला जुला कर आप जानते रहिए जितने गणितीय चिन्ह हैं, गणित के जितने चिन्ह हैं या फिजिक्स के जितने चिन्ह हैं वो सब क्या है, अपरिमेय है। साथ साथ अंडर रूट में जो संख्याएं हैं उनका अगर पूर्णांक में वर्गमूल नहीं आता है या घनमूल नहीं आता है या फोर्थ रूट नहीं आता है ना, तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले संख्या की ओर, वास्तविक संख्या की ओर। देखिए अगली संख्या हमारी वास्तविक संख्या। अब तक जितनी संख्याएं हमने पढ़ा वो सब वास्तविक थी, है ना। अब तक जितनी संख्याएं हमने पढ़ा है वो सब क्या थी, वास्तविक थी। तो मैं इसमें अब क्या बताऊं, बस इतना में ही सिमट गया। यानी जो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा, है ना, सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितना कुछ भी हमने पढ़ा वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब अगला है हमारा काल्पनिक संख्याएं। क्या है, काल्पनिक संख्याएं। अगला हमारा क्या है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं, देखिए काल्पनिक संख्याएं नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी संख्याएं जिनका हम केवल और केवल कल्पना करते हो लेकिन वह रियल लाइफ में संख्या नहीं होती हैं, है ना।
दिखती हैं एक संख्या, लेकिन वो संख्या नहीं होती हैं। जैसे आपने अंडर रूट में 5 देखा होगा, लेकिन कभी भी अंडर रूट में -5 नहीं देखा होगा। तो ये देखने में तो लग रहा है ये संख्या है, लेकिन ये संख्या है नहीं। रियल लाइफ में ये संख्या नहीं है। संख्या तो दिखता है, लेकिन वास्तव में संख्या नहीं होता है। वास्तव में ये मनुष्य की एक कल्पना होती है। तो ये क्या है, हमारी काल्पनिक संख्या है। वैसे ही अंडर रूट में 16 रख दिया है ना, और यहाँ माइनस लगा दिया, तो ये भी क्या है, काल्पना है हमारी, ये कोई संख्या नहीं है। वैसे ही तुम्हारा अंडर रूट में हमने 7 रख दिया, तो ये भी हमारी क्या है, कल्पना है, ये भी कोई संख्या नहीं है। तो आशा और उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया है तो अपने मित्र गणों में शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ सके, है ना। मैं और ऊर्जा के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ा सकूं। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग अगर नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।